आज का हमारा टॉपिक है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जो मजदूर वर्ग काम करते हैं, जो भी मैन पावर वहाँ काम करता है, जो कामगार लोग हैं किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी में, तो वो जो मैन पावर वहां पे काम कर रही है, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, तो उस मैन पावर की सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं। उन वर्कमैन उन मैन पावर की सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर वो कामगार लोग, वो मजदूर जो उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई इंजरी हो जाती है जिससे उनके फ्यूचर इनकम पे कोई इफेक्ट पड़ सके, जैसे कि वो इतने फिजिकली इतने हैंडीकैप्ड हो गए कि वो फ्यूचर में कोई अर्निंग कर ही नहीं सकते हैं, या फ्यूचर में उनकी अर्निंग रिड्यूस हो जाए, तो इन सभी चीजों के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जिसके तहत उन मजदूरों को उन उनकी काम के समय होने वाले उनके नुकसान की भरपाई के लिए, उनके उसके कंपनसेशन के लिए एक धारा लाई गई, एक एक्ट लाया गया है जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इसमें देखिए कह रहा है, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, और इसका मेन उद्देश्य क्या लाने का, इट्स एम एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन कामगार मजदूरों को, या अगर वो मर जाते हैं, वो नहीं रहते हैं, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनके डिपेंडेंट्स को, जैसे कि उनकी पत्नी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका घर में छोटा भाई हो, माता पिता हो, तो उनको क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी बाय मींस ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर। कंपनी के द्वारा ऐसे कामगारों को, ऐसे मजदूरों को जो किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे उनके आय पे कोई बुरा असर पड़ता हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसके तहत एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उन कामगारों को, उन मजदूरों को, उनके घर वालों को, ताकि उनके उनकी उनके फैमिली लाइफस्टाइल पे कहीं कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए उस एक्सीडेंट से या उनकी इंजरी की वजह से। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट गवर्नमेंट ने लाया, इस कंपनसेशन एक्ट को समझने के लिए हमें बहुत सारे की पॉइंट्स यानी यू कहें की वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, जो कि इस एक्ट के सेक्शन 2 में मेंशन है। हर एक्ट के अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है, इसके सेक्शन 2 में बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं। जैसे पहला कीवर्ड है कमिश्नर। गवर्नमेंट जो है सेक्शन 20 के तहत एक कमिश्नर अलॉट करता है, जिसको जैसे कोई मजदूर, किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मजदूर एक्सपायर कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है काम करने के दौरान, तो इन सभी मैटर्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम कमिश्नर को देते हैं, ठीक है। वो कमिश्नर जो भी लीगल एक्शन है, जो भी नोटिस जनरेट करना होता है इंडस्ट्री को, कंपनी को, वो क्या करता है, अपने लेवल पे एक्शन लेता है। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, उसके सेक्शन 2 में बहुत सारे कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, और इस एक्ट को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन सभी कीवर्ड्स का मतलब समझ पाए। तो सबसे पहला कीवर्ड हमारा है कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर बेसिकली क्या है, अंडर सेक्शन 2(1)(b) ए कमिश्नर मीन्स ए कमिश्नर फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 20 के तहत एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के रिगार्डिंग सारे मैटर्स को डील करता है। सेकंड कीवर्ड हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब उस मजदूर पे जो लोग निर्भर हैं,
उस मजदूर के, उस वर्कमैन के, जो कामगार उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उस कामगार की आय पे उसके परिवार के कितने लोग, कौन कौन से लोग हैं जो उस पर निर्भर हैं, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट को सेक्शन 2 में किस तरह से डिफाइन किया गया है, कह रहा है मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिजीज्ड वर्कमैन, नेमली, वो कौन कौन से लोग हैं, अ विडो, अ माइनर, legitimate or adopted son, an unmarried legitimate or adopted daughter, or a widow mother, etc. विधवा, ठीक है, या उसके गोद लिए हुए बच्चे, ठीक है, या उसकी मतलब एक तरह से कह लें कि नाजायज पत्नी हो, ठीक है, या उसके अडॉप्टेड बच्चे हों, या उसकी विधवा माँ हो, बाप हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, डिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है। दूसरे तरह से डिपेंडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ wholly dependent on the earning of the workman at the time of his death, a son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm, उसके घर के वो सदस्य, उनके लड़का या लड़की जो 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हों, वो उस फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्या होंगे, उस वर्कमैन, उस कामगार के क्या होंगे, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। if wholly or in a part dependent on the earning of the workman at the time of his death, a widower, a partner other than a widowed mother। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ डिपेंडेंट की वर्ड जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया, डिपेंडेंट का मतलब यह है उस कामगार यानी उस मजदूर पे निर्भर उसके परिवार के जो भी सदस्य हों, चाहे वो उसकी बीवी हो, विधवा पत्नी हो, ठीक है, या उसके गोद लिए हुए बच्चे हो, या उसके खुद के बच्चे हो, या उसकी विधवा माँ हो, या उसके पिताजी हो, उसके घर के जो भी सदस्य, हर एक सदस्य जो उसके आय पे, उसके इनकम पे डिपेंडेंट है, वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट को यहाँ और भी कई तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। आप इसको जैसे कि आप कह सकते हैं ए माइनर इलिजिमेट सन, जैसे कि मान लो नाजायज औलाद हो, वो भी एक तरह से डिपेंडेंट माना जाएगा। एंड अनमैरिड इलिजिमेट मतलब एक नाजायज बीवी है, वो भी क्या होगी, एक तरह से डिपेंडेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत डिपेंडेंट्स को बहुत तरह से डिफाइन किया गया है। इसको इसलिए डिफाइन किया गया है कि जब क्लेम लेना हो कंपनी से, जब कंपनी से हमें कंपनसेशन लेना हो उसकी मृत्यु का है, उसको जो भी इंजरी हुई उसका, इसके रिगार्डिंग जो भी कंपनसेशन मिले, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो कंपनसेशन किसको मिलना चाहिए। कंपनी कल को ये ना कहने लगे नहीं आप तो इसके डिपेंडेंट नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट की वर्ड में डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन से लोग हैं जो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं वो उस वर्कमैन के डेथ के बाद या माइनर इंजरी के बाद जो भी कंपनसेशन हमारी कंपनी रिलीज करेगी वो उन डिपेंडेंट्स को देगी। और वो डिपेंडेंट कौन कौन से वो यहाँ डिफाइन किया गया है, ताकि बाद में कोई क्योस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि नहीं आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता क्योंकि आप इनके नाजायज पुत्र नहीं है या इनकी बेटी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्योस ना हो, तो गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट कीवर्ड को डिफाइन करते समय बता दिया है कि उस मजदूर के, उस वर्कमैन के डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर मीन्स क्या है, any body or person whether incorporated or not, any managing agent of an employer and the legal representative of a diseased employer। कहने का मतलब है जिस फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा था उस फैक्ट्री को मैनेज करने वाला जो भी अथॉरिटी होगा, जो भी मैनेजिंग अथॉरिटी है, वो क्या कहलाएगा, हमारा एम्प्लॉयर कहलाएगा। और वही एम्प्लॉयर होल सोल रेस्पॉन्सिबल होगा हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। डिसेबलमेंट मतलब चौथा कीवर्ड जो है वो है डिसेबलमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब मजदूर अपने डेली रूटीन के थ्रू जब काम करता है तो काम करने में अगर उसे कोई इंजरी होती है तो हो सकता है वो इंजरी माइनर इंजरी हो, और हो सकता है वो इंजरी बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर उसे कोई चोट लगती है काम के दौरान तो हो सकता है कि वो विकलांग भी हो जाए, पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए, या हो सकता है बहुत माइनर रूप से विकलांग हो। तो अगर माइनर रूप से विकलांग हो तो हो सकता है उसकी आय अगर पहले 10,000 थी तो उसके मान लो उसके हाथ कट गया एक्सीडेंट में, तो वो हाथ ऐसे काम तो नहीं कर पाएगा ना जिसमें हाथ
हाथ से काम करना हो, तो उससे वो क्या कहलाएगा, पार्शियल डिसेबलमेंट। तो कहने का मतलब ये है, डिसेबलमेंट यहाँ दो तरह से डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 2.1G एंड सेक्शन 2.1I। सेक्शन 2.1 के दो सब सेक्शन है, सेक्शन जी और सेक्शन आई, जिसमें सेक्शन 2.1 में डिसेबलमेंट को डिफाइन किया गया है। और इस डिसेबलमेंट में जब सेक्शन 2.1 में डिफाइन किया गया था, इसमें दो मेन कीवर्ड्स थे, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2.1G और सेक्शन 2.1I में। तो सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 2.1G में जब डिसेबलमेंट को डिफाइन किया गया, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट, इसमें ये कहा गया है कि काम करने के दौरान अगर मजदूर को कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो आंशिक रूप से घायल हो जाता है, और उसके आंशिक रूप से घायल होने की वजह से उसकी जो अर्निंग है क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी, उसकी पैसा कमाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट क्या है, इसको इतनी ज्यादा इंजरी हो जाए कि वो काम करने के लायक ही ना बचे। तो टोटल डिसेबलमेंट को भी दो सब पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, टेम्पोररी और परमानेंट। जैसे टेम्पोररी का मतलब क्या है, मुझे इतनी ज्यादा इंजरी, अगर मैं मान लो वर्कमैन हूँ किसी इंडस्ट्री का, तो मुझे इतनी ज्यादा इंजरी हो गई कि मैं 6 महीने काम ही नहीं कर सकता हूँ, तो 6 महीने बाद तो काम कर सकता हूँ। तो जो डिसेबलमेंट है वो मेरा टोटल डिसेबलमेंट है, लेकिन वो टोटल डिसेबलमेंट सिर्फ 6 महीने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, टेम्पोररी डिसेबलमेंट। तो टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे हाथ ही कट जाए या मेरा पैर ही कट जाए, तो उससे क्या होगा कि मैं कभी भी लेथ मशीन पे या किसी और मशीन पे प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या कहलाएगा, परमानेंट डिसेबलमेंट, टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट। तो जो डिसेबलमेंट के दो कैटेगराइजेशन है यहाँ पे, पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट। तो टोटल डिसेबलमेंट को दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया, टेम्पोररी एंड परमानेंट। टेम्पोररी में क्या है कि हो सकता हो कि हम 6 महीने तक बिल्कुल भी काम ना कर पाए, तो वो टोटल डिसेबलमेंट है, लेकिन टेम्पोररी बेसिस पे 6 महीने बाद हम उस काम को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में क्या है कि हम जिंदगी भर के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या कहलाता है, टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट। जैसे मेरी डेथ हो जाए, ठीक है, या मेरे हाथ पैर कट जाए, तो ये सब, ये जो टोटल डिसेबलमेंट है, ये डिसेबलमेंट के सेक्शन 2.1I में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हमें ग्लास पानी दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिसेबलमेंट को यहाँ दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक पार्शियल डिसेबलमेंट और एक टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है वेजेस की। ऊपर देखिए 6 कीवर्ड्स थे, ठीक है। सेक्शन 2 के 6 कीवर्ड्स थे। कमिश्नर हमने देख लिया, डिपेंडेंट हमने समझ लिया, एम्प्लॉयर समझ लिया, डिसेबलमेंट समझ लिया। दो कीवर्ड और रह गए हमारे, वेजेस एंड वर्कमैन। अब वेजेस पे आते हैं। वेजेस बेसिकली क्या है यहाँ पे, वेजेस का मतलब ये होता है आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बदले आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट। तो वेजेस क्या है, बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी। आपके काम के बदले में, धन के रूप में, पैसे के रूप में हम आपको क्या दे रहे हैं, आपके काम के बदले में हम आपको मनी के रूप में क्या पे कर रहे हैं, वही वो क्या कहलाएगा, वेजेस कहलाएगा। तो वेजेस की जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो सेक्शन 2.1 के सेक्शन एम में डिफाइन किया गया, ठीक है। अगर वही वर्कमैन की बात करें, जिस एक्ट के लिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उस वर्कमैन को भी डिफाइन किया गया कि बेसिकली वर्कमैन है क्या चीज, बेसिकली वर्कमैन है क्या चीज। तो यहां देखिए क्या रहा है, वर्कमैन एज एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस। जैसे जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है आदमी, हो सकता हो कि वो उसका एम्प्लॉय हो, ठीक है, या हो सकता है कि वो अप्रेंटिस बेसिस पे ज्वाइन किया 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए एज ए ट्रेनी हो, ठीक है। तो जो वर्कमैन है, वर्कमैन एज एनी पर्सन, या तो वो उसका परमानेंट एम्प्लॉय हो सकता है या कोई अप्रेंटिस पर्सन हो सकता है, employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or rewards.
तो कहने का मतलब है उस इंडस्ट्री में काम करने वाला, चाहे कोई मैनुअल वर्क करने वाला आदमी हो, चाहे किसी मशीन पे काम करने वाला आदमी हो, चाहे कोई स्किल्ड पर्सन हो चाहे अनस्किल्ड पर्सन हो, चाहे कोई टेक्निकल हो चाहे कोई ऑपरेशनल पर्सन हो, चाहे कोई क्लरिकल पर्सन हो चाहे कोई सुपरवाइजर हो, अगर उस कंपनी में काम करने के लिए हायर किया गया है, ठीक है, कंपनी में काम करने के लिए हायर किया गया है, वो उसका परमानेंट स्टाफ हो या एनी परसेंटेज अप्रेंटिस टाइप पर्सन हो, तो अगर उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उस इंडस्ट्री के लिए वर्कमैन कहलाएगा, ठीक है। So terms of employment be expressed or implied and including any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with or as a consequence of dispute. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में काम करने वाला अनस्किल्ड स्किल्ड कोई भी पर्सन हो, चाहे वो अप्रेंटिस टाइप पर्सन हो, अगर वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है और अगर वो किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है तो वो इस कंपनसेशन का हकदार है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, वर्कमैन बोलते हैं। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, वर्कमैन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझिए, जैसे ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे नहीं होते, किसी थर्ड पार्टी के पेरोल पे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हर कंपनी, हर इंडस्ट्री में रखे जाते हैं। तो अगर उन सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके लिए वो इंडस्ट्री पेबल नहीं होती, वो इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। इंडस्ट्री किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है। वो मैन पावर, वो वर्कमैन जिस इंडस्ट्री या जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो इंडस्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन उसके रिगार्डिंग लायबल है किसी भी चीज के लिए। तो अगर इस तरह का कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी के थ्रू अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ज्वाइन किया हुआ है, तो उस केस में वो इंडस्ट्री के लिए वर्कमैन नहीं कहलाएगा। इसलिए डिफाइन किया गया वर्कमैन की वर्ड को प्रॉपर तरह से कि वर्कमैन एज एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो सकता है, चाहे वो अप्रेंटिस होल्डर पर्सन ही क्यों ना हो, और वो उस कंपनी का अगर एम्प्लॉय है और वो अगर स्किल्ड काम कर रहा है, नॉन स्किल्ड काम कर रहा है, या कोई ऑपरेशनल काम कर रहा है, कोई क्लरिकल काम कर रहा है, ऐसा हर इंसान जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो उस कंपनसेशन का हकदार है, ठीक है। अब इस एक्ट को मेन कीवर्ड को बता दिया गया। अब इस एक्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं, एंटाइटलमेंट की बात कर रहा है। यानी कि कह रहा है every employee including those employed through a contract but excluding casual employees who is engaged for a purpose of employer business and who suffer any injury in any accident arising out of and in the course of his employment shall be entitled for compensation under the act। यहाँ देखिए जो अभी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कह रहा है, इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉई through a contractor but excluding casual employees। अगर किसी थर्ड पार्टी से भी अगर किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं लेकिन एज ए कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको हम हायर कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो इस कंपनसेशन एक्ट के तहत आता है, उसको भी कंपनसेशन मिलेगा। तो इस इंटाइटलमेंट में बताया गया कि किस किस केस में हमें कंपनसेशन, कंपनी को कंपनसेशन देना होगा और किस किस तहत वो कंपनसेशन से फ्री हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, कंपनी की क्या लायबिलिटी बनती है, किस किस केस में उसे कंपनसेशन देना है। अगर मृत्यु हो जाए, डेथ पे, ठीक है, परमानेंटल और टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंटल पार्शियल डिसेबलमेंट, तो या तो अगर वो आंशिक रूप से घायल हो जाए या पूर्ण रूप से घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, इन सभी केसेस में कंपनी लायबल है, कंपनी को कंपनसेशन देना ही होगा, ठीक है।
However, the employer shall not be liable. किस किस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा? अब सपोज करिए जो मैन पावर वहां काम कर रही है, ठीक है, अपने ड्यूटी टाइम उसने ड्रिंक कर रखा है और ड्रिंक करने के दौरान उसको वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, तो उस केस में एम्प्लॉयर उसको कुछ भी पे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग ले रखा हो, ठीक है, या ड्रिंक कर रखा हो, तो कुछ इसमें ऐसे केसेस दे रखे हैं कि किस किस, अगर हमारे इंडस्ट्री में कोई मैन पावर काम कर रहा है, उस मैन पावर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस कैजुअलिटी के रिगार्डिंग उसे कंपनसेशन देना ही होगा, एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना होगा। लेकिन एम्प्लॉयर किस केस में कंपनसेशन नहीं देगा, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं, जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखा हो, या कोई नशीला पदार्थ ले रखा हो, या कंपनी के बनाए हुए सुरक्षा नियमों को फॉलो न कर रहा हो, तो इन सब चीजों में से अगर कोई भी चीज अगर वहां घटित हुई है, तो कंपनी जो है उसको कोई कंपनसेशन नहीं देगी, ठीक है। सेम कंडीशन फॉर रिसीविंग कंपनसेशन फॉर पार्शियल इंजरी, पर्सनल इंजरी, और किस किस केसेस में कंपनी को कंपनसेशन पे करना होगा। जैसे यहाँ कह रहा है the three tests for determining whether an accident arose out of employment are: at the time of injury, workman must have been engaged in the business of the employer and must not be doing something for his personal benefit. जैसे ऐसा ना हो कि कोई मान लीजिए लेथ मशीन है, लेथ मशीन में आदमी अगर कोई काम कर रहा था, तो फैक्ट्री के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्शन कर रहा था या अपने घर का कोई सामान बना रहा था, ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारा वर्किंग आवर 8 बजे से शाम 4 बजे तक है, अब हम शाम को 6 बजे रुक करके काम कर रहे हैं और अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो उस केस में कंपनी कोई भी कंपनसेशन नहीं देगी। कंडीशन फॉर रिसीविंग कंपनसेशन फॉर पर्सनल इंजरीज, पर्सनल इंजरीज के किस किस केस में कंपनसेशन मिलेगा और किस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं। अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल की। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल में कह रहा है देयर मस्ट बी कैजुअल कनेक्शन बिटवीन इंजरी, एक्सीडेंट एंड वर्क डन। कहने का मतलब है कंपनसेशन को डिफाइन करने के लिए कि कंपनसेशन देना है तो कितना देना है, किस केस में देना है, किस केस में नहीं देना है, इन सभी चीजों को डिफाइन करने के लिए हमें इंजरी को, एक्सीडेंट को और वर्क के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ताकि हम ये जस्टिफाई कर सकें कि हाँ यहाँ कंपनसेशन देना मस्ट है और इस केस में कंपनसेशन देना मस्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ कह रहा है the onus is upon the applicant to show that it was the work and the resulting strain which contributed to or aggravated the injury। कहने का मतलब है अगर वो किसी इंजरी का शिकार हुआ, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री के काम और इंडस्ट्री के वर्क प्रेशर की वजह से हुआ। मतलब कहने का मतलब है हमें जस्टिफिकेशन देना है। जनरल प्रिंसिपल में क्या बता रहे हैं, हमें जस्टिफाई करना है कि हाँ हम यहाँ कंपनसेशन के हकदार हैं, या कंपनी जस्टिफाई करे कि हम यहाँ कंपनसेशन देने के हकदार नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि इन प्रिंसिपल्स क्या वो कंपनसेशन जो कंपनी जो एम्प्लॉय हकदार है पाने का, या वो कंपनसेशन जो एम्प्लॉयर नहीं देना चाहती है, क्या वो जस्टिफाई कर सकती है कि वो क्यों नहीं देना चाहती है, और देना चाहती है तो क्यों दे रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। जैसे कि कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्कमैन मस्ट बी एक्चुअली वर्किंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और दैट डेथ मस्ट अकर व्हाइल ही was working or had just ceased to work। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए काम के दौरान ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, या काम के दौरान उसको चोट लग गई, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो उस केस में तो कंपनी को कंपनसेशन देना ही देना होगा अगर उसकी मृत्यु कंपनी में काम करने के दौरान होती है। वेयर द एविडेंस इज बैलेंस्ड,
हमें क्या करना है, बैलेंस्ड एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा कि हाँ वो कंपनी में काम करने के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि वो काम करके कंपनी से बाहर निकल गया और रास्ते में जा रहा था, किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दिया तो कंपनी कंपनसेशन देगी? नहीं, कंपनी तब कंपनसेशन नहीं देगी। तो वही कहने का मतलब है, यहाँ कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ जनरल कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें जस्टिफाई करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनसेशन का हकदार है, और जो एम्प्लॉयर है या जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है। इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक प्रॉपर एविडेंस देना होता है, बैलेंस्ड एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है, ताकि हम इस चीजों को जस्टिफाई कर सके। किसे? कमिश्नर को डिफाइन कर सके। कमिश्नर ये है ना, आपने स्टार्टिंग एक कीवर्ड पढ़ा था, देखिए हमने स्टार्टिंग कीवर्ड पढ़ा था कमिश्नर। इस कमिश्नर को हम जस्टिफाई कर सके, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट होता है, इस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग एक नोटिस जाती है स्टार्टिंग कमिश्नर के पास, कमिश्नर अगेन एक नोटिस जनरेट करता है एम्प्लॉयर को, फर्दर इस पे एक्शंस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स में यही बताया गया है कि आपको एक प्रॉपर एविडेंस प्रोड्यूस करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि आप उस कंपनसेशन के लिए लायबल हैं या नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो उस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनती है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा एक्सीडेंट रिपोर्ट। वो एक्सीडेंट रिपोर्ट किसको जाती है? कमिश्नर को जाती है। तो यहाँ देखिए कह रहा है, वेयर द एक्सीडेंट रिजल्ट in death or serious bodily injury, the employer should send a report to commissioner within 7 days of the accident। अगर कंपनी में किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बना के भेजे कमिश्नर को इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसका, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिपोर्ट भेजेगी, ठीक है। अब उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्या होगा, वो कमिश्नर एक नोटिस जनरेट करेगा, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। A notice of accident should be sent to the commissioner by the concerned employee as soon as participle after the happening thereof. The notice should contain such particulars as the name and address। जिसके साथ ये हादसा हुआ उसका नाम, पता, सारी डिटेल्स कमिश्नर को भेजी जाती है। उसके बाद कमिश्नर क्या करता है, एक रिपोर्ट बना के भेजता है। A copy of notice should also be sent to the establishment where in he was employed। The notice of accident may be served either personally or by registered post or by means of entry in the notice book maintained by the employer। जब ये सारे कागजी कार्रवाई हो जाती है उसके बाद क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि जिस एम्प्लॉय के साथ हादसा हुआ है उस हादसे में कितनी परसेंट उसको चोट आई है, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना होगा कि वो कितना परसेंट हैंडीकैप्ड हुआ है उस इंजरी की वजह से। उसकी भी हाफ पे उसका कंपनसेशन जो है हम कैलकुलेट करके बनाएंगे, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, देखिए अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हम कैसे बनाते हैं। The amount of compensation payable to a workman depends on the nature of injury caused by accident। कितना वो इंजर्ड हुआ है उस एक्सीडेंट से, ठीक है। The monthly wages of the workman concerned and the relevant factor। The relevant factor is specified in Schedule 4 for the working out the lump sum amount of compensation। There is no distinction between an adult and a minor worker with respect to the amount of compensation। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 4 में ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कितना परसेंट इंजर्ड है वो, उसकी इंजरी की रिगार्डिंग उसको कितना कंपनसेशन देना चाहिए, उसकी क्या फॉर्मूलेज है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी चीज सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है। तो जो कंपनसेशन हमें प्रोवाइड करना है, चाहे वो माइनर इंजरी की हो, चाहे मेजर इंजरी की हो, या वो डेथ के केस में हो, तो उस कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले बनाए गए। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि कंपनसेशन फॉर डेथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो सेक्शन 4 में जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेथ के रिगार्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपनसेशन, यहाँ देखिए बता रहा है कि इन केस ऑफ डेथ resulting from injury the amount of compensation shall be equal 50% of the monthly wages of the deceased workman multiplied by the relevant factor। There are different relevant factor
रिलेवेंट फैक्टर क्या हो सकता है, उसकी एज भी होगी, उसकी मंथली वेजेस भी होगी। इन रिलेवेंट फैक्टर्स को लेकर के हम उसका क्या करेंगे, कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितना कंपनसेशन देना है। जो मिनिमम कंपनसेशन होगा वो 80,000 होगा। 80,000 से कम कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं, इससे ऊपर दे सकते हैं। तो कंपनसेशन कैलकुलेट अगर हम करते हैं और वो कंपनसेशन सपोज करिए 70,000 आ जाता है, तो हम 70,000 पे नहीं करेंगे, हम 80,000 पे करेंगे मिनिमम कंपनसेशन जो है। और कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखिए, 50 इंटू मंथली वेजेस, उसकी मासिक आय जितनी होगी उसमें 50 का गुणा करेंगे, इंटू रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एज। अगर उसका उसकी उम्र का जो रिलेवेंट फैक्टर है, यहाँ पे हमने 30 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसको हम फिर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी इसका कंपनसेशन आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए जो कंपनसेशन आ रहा है 3,11,970, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए तो वो इसका एक तरह से कंपनसेशन आ गया कि कंपनी को कितना कंपनसेशन उसको पे करना है। लेकिन कंपनी जो है 80,000 से ज्यादा ही पे करेगी, 80,000 से कम नहीं पे करेगी अगर कंपनसेशन की अमाउंट 80,000 से अगर बिलो आती है कैलकुलेशन करने पे। तो ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने दे रखे हैं वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत। और उस कंपनसेशन को डेथ के केस में कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूले हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार हम यही फार्मूला यूज करें, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम कौन कौन से फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं। आज का हमारे टॉपिक फिनिश हो गया, थैंक यू।